कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। जिसके बारे में कहा वो ये है, आंखों में चश्मा, चेहरे पे दाढ़ी, और जहां से ये आते हैं उस जगह का नाम ठाणे है। कुणाल कामरा ने इन्हें गद्दार कह दिया है कि आपने इनसे तीर कमान ले लिए, अब क्या इनके फादर को भी ले लोगे? हालांकि कोर्ट अपने आप में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि आजकल जजों के घर में भी 15 करोड़ रुपए जलते हुए मिल जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति के नाम पर जो घटनाएं हो रही हैं, फिर चाहे वो कॉमेडी के माध्यम से हो, चाहे बयानों के माध्यम से हो, और उनकी घटनाओं की वजह से देश की राजनीति में जो आ रखा उबाल हो, ये वर्तमान की बड़ी चर्चा है। हाल ही में एक कॉमेडियन जिनका नाम है कुणाल कामरा, उन्होंने अपना एक स्टैंड अप एक्ट, स्टैंड अप मतलब आप खड़े हुए हैं, जनता सुन रही है और आप जोक क्रैक कर रहे हैं। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है और अपनी रियल लाइफ में जो घटनाएं इस समय दुनिया में चल रही हैं उन पर रिएक्ट करके कॉमेडी बनाने के लिए जाने जाते हैं। सटायरिकल कॉमेडी कह सकते हैं आप उसे। ऐसे में आपके एक कॉमेडी एक्ट की वजह से महाराष्ट्र के अंदर मामला बहुत उबला हुआ है। इसमें ये एक गाना गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब करके। उस पर इन्होंने देश के अंदर नाकामयाब कैसे होंगे इसके ऊपर टिप्पणी डाली है। ऐसे ही इन्होंने जो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर बयान दिया वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये एक फिल्म की धुन पर इन्होंने गाया भी था, और उस गाने के अंदर इन्होंने जो लाइनें कही वो इस तरह से हैं कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। एक फिल्म का गाना है जिसको इन्होंने अपने राइमिंग में गाया है। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। ये जो ठाणे की रिक्शा, असल मायने में एकनाथ शिंदे जी कभी रिक्शा ड्राइवर हुआ करते थे, ऐसी मीडिया में उनके बारे में रिपोर्ट्स हैं। आंखों पर चश्मा उनके लगा रहता है। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए। ये गुवाहाटी की क्या घटना है अभी आगे चलकर हम बताएंगे। जब शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ और गुवाहाटी में जाकर के रुका, उसको इन्होंने गुवाहाटी में छिप जाए करके कहा है। मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। अब ये जो गद्दार शब्द है, जिसने किसी को धोखा दिया हो वो गद्दार है। हमारे देश में गद्दार नाम से फिल्में भी बनी है, लेकिन इस गद्दार का जो उपयोग है वो डायरेक्टली यहां पर नाम लेकर नहीं है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन जो समझने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ गए कि एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा जा रहा है। ठाणे के रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में आ चश्मा, हाय। मंत्री नहीं है वो दल बदलू है, और क्या कहा जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। ये पूरा वो राजनीतिक घटनाक्रम है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है। इसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं है, और ये सारे बयान बड़े कॉमन हैं। आज उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा एकनाथ शिंदे ग्रुप को गद्दार संबोधित किया जाता है। ऐसे में ये जो बातें इसमें लिखी हैं, जैसे मंत्री नहीं वो दल बदलू है, स्वाभाविक है कि उद्धव ठाकरे गुट में वो हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे जी के साथ शिवसेना में हुआ करते थे, लेकिन शिवसैनिकों को लेकर वो साइड में हो गए और अपनी शिवसेना बना लिए। जिस थाली में खाए, क्योंकि बाला साहिब ठाकरे जी के साथ वो हुआ, मतलब साथ रहा करते थे, लेकिन उन्हीं को छोड़ करके अलग पार्टी बना ली। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जब बनी एकनाथ शिंदे जी की, उस समय पर सीएम फडणवीस जी के सहयोग से ही वो बन पाए थे। तीर कमान शिवसेना का इस समय चुनाव चिन्ह है, इनको बाप मेरा ये चाहे। अब शिवसेना के पास से इन्होंने तीर कमान का चिन्ह तो ले लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के जो फादर थे जिन्होंने शिवसेना स्थापित की थी, उनको भी अब ये अपना ही बताना चाहते हैं। इस पर इन्होंने अपनी तरफ से ये पूरी तरह की बातें कही। अब ये जो बातें इन्होंने पैरोडी में कही, इस पैरोडी से पूरा की पूरा मामला जो है वो इस समय की महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इन पर इस बात का दबाव बनने लगा कि आपने ये सब क्या कहा और इसके चलते आप माफी मांगिए, तो इन्होंने बाकायदा महाराष्ट्र वाली क्लिप अलग से काटकर और डाल दी कि ढंग से सुन लो कि मैंने क्या कहा। जिसके बारे में कहा वो ये है, आंखों में चश्मा, चेहरे पे दाढ़ी, और जहां से ये आते हैं उस जगह का नाम ठाणे है। ऐसे में एकनाथ शिंदे जी 2022 में अपने शिव सैनिकों को, जो शिवसेना के विधायक हैं, उनको लेकर गुवाहाटी चले जाते हैं। जो कुणाल कामरा का जो व्यंग है उसमें गुवाहाटी का जो जिक्र है वो असल मायने में इस वजह से है। तो यहां पर दो तथ्य हैं। एकनाथ शिंदे जी गुट जो है वो उद्धव ठाकरे जी को यह कहते रहे कि आपने दगा किया, आपने गद्दारी की उन लोगों के साथ जिन्होंने आप पर इस बात का विश्वास किया था कि आप कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुणाल कामरा इन्हें अब गद्दार बोल रहे हैं क्योंकि आपने शिवसेना के लोगों को तोड़ दिया। तो अब कौन ज्यादा गद्दार, ये तो खैर इतिहास जब लिखा जाएगा तब बताया जाए। तो अब बड़ा मसला यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित खड़ा हुआ। अगर कोई भी राजनीतिक दल अपने 2/3 विधायक अथवा सांसदों के साथ किसी दूसरे के साथ मिल जाए तो उसे ओरिजिनल राजनीतिक ग्रुप माना जाता है, और यही हुआ। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी वाली थी और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली थी, उनमें से ओरिजिनल कौन, यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने बिल्कुल कानूनन उस बात को माना जो एग्जिस्ट कर रही है। परिणाम स्वरूप एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना का टाइटल दे दिया, और शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो तीर कमान है वो भी इन्हीं को दे दिया गया, क्योंकि बहुमत में विधायक इनके साथ थे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ग्रुप जो शिवसेना को इसलिए क्लेम कर रहे थे क्योंकि उनके फादर ने कभी शिवसेना बनाई थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कांग्रेस के ऊपर आज राहुल गांधी जी क्लेम करें कि ये तो हमारे परिवार वालों ने बनाई थी। बिल्कुल कुछ वैसे ही शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे जी का क्लेम था, और उद्धव ठाकरे जी के इस क्लेम को ही बार बार राजनीति में उठाया जाता है कि आपने इनसे तीर कमान ले लिए, अब क्या इनके फादर को भी ले लोगे, क्योंकि इन्हीं के फादर ने शिवसेना बनाई थी। क्लियर। फिलहाल अब ये दो धड़े आमने सामने हैं। अब बड़ा सवाल ये कि कुणाल कामरा ने इन्हें गद्दार कह दिया है।
इन्हें गद्दार किया तो इनके गद्दार कहने से इनके चाहने वाले नाराज हैं कि भैया हमें आपने गद्दार कैसे कह दिया। इनके गद्दार के बयान को समर्थन स्वाभाविक रूप से उनका मिलने लगेगा जो कि इनके बयानों से ही अपने आप की वैलिडिटी पा रहे हैं। ऐसे में जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है, वो उद्धव ठाकरे ग्रुप तो इनके बयान से कहीं ना कहीं खुश है कि तुमने सही कहा, लेकिन जो एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप है, उसने जिस स्टूडियो में ये कॉमेडी एक्ट परफॉर्म किया गया था हैबिटाट नाम से, वहां जाकर तोड़फोड़ कर दी। ये प्रश्न यही नहीं रुका, ये प्रश्न इससे आगे गया और वो ये था कि कुणाल कामरा ने गद्दार कहा और हैबिटेट को तोड़ करके आपने गुस्सा निकाल लिया, लेकिन ये बात तो उद्धव ठाकरे जी भी कहते हैं और उनके समर्थक भी कहते हैं। उनका क्या बिगाड़ लिया? लोगों ने यह तक सवाल पूछा कि उद्धव ठाकरे जी का क्या मातोश्री सुरक्षित है उनके इस बयान देने के बाद में? कुल मिलाकर राजनीति में जिस पर जोर आजमाइश की जा सकती थी, उस पर जोर आजमाया गया। लेकिन मैं जब इस पूरे एक्ट को ध्यान से देखा तो मुझे एक और पॉइंट यहां पर निकल कर आया, वो ये था कि कुणाल कामरा ने बकायदा जो राइट विंग सपोर्ट में लोग रहते हैं या फिर जो राइट, जैसे अंबानी और मोदी जी का कनेक्शन बढ़िया जोड़ा जाता है, तो इसने बढ़िया अंबानी जी को रोस्ट किया, ऐसे ही महिंद्रा जी को भी बढ़िया से रोस्ट किया, ठीक ऐसे ही ओला के मालिक को रोस्ट किया। और पूरा सेलेक्टिव तरीके से जब यह काम हुआ तो इसका एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी साफ साफ जाहिर हो गया कि आपको जो चीजें नजर आई वो केवल उस पक्ष में नजर आई जहां किसी एक पक्ष का ईगो सेटिस्फाई होता हो। यहां पर दोनों के लिए ही बड़े सारे प्रश्न खड़े हो गए। जहां एक और कुणाल कामरा के लिए प्रश्न यह था कि आपने जानबूझकर यह पॉलिटिकल कृत्य किया ताकि आपको इस वजह से यह सारा विवाद देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल सरकार से भी बना कि आपकी प्रेजेंस में इस तरह के एक्ट होना कितना सही। खैर, जब यह सब हो रहा था, इस बीच में कुणाल कामरा फिर एक तस्वीर डाल देते हैं और उस तस्वीर के अंदर अपने हाथ में वही राहुल गांधी जी वाली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। यह बात भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वही राहुल गांधी जी वाली, असल में कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास भी बुक उपलब्ध है वो अलग अलग कलर और अलग अलग फ्लेवर्स में आती है, लेकिन यह बकायदा राहुल गांधी जी के हाथ से चर्चा में है। इन्होंने बकायदा इस तस्वीर को डाल दिया। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि यह सब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है? भारत के संविधान में आर्टिकल 19 के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है तो ऐसे में आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए जाते हैं। तो क्या यह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के दायरे में किया गया एक्ट था? यह आने वाला समय कोर्ट के माध्यम से डिसाइड कर लेगा। लेकिन जो कोर्ट में जाने से पहले फैसले हो रहे हैं, वो फैसले कहीं ना कहीं सरकार पर कई प्रश्न खड़े करते हैं। हालांकि कोर्ट अपने आप में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि आजकल जजों के घर में भी 15 करोड़ रुपए जलते हुए मिल जा रहे हैं। फिर से एक बड़ा प्रश्न है कि भ्रष्टाचार या फिर कालाधन कहां तक रुका?